हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक पहला जो कंपोनेंट है वो है रेडिएंट एनर्जी सोर्स, यानी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है पहले एनर्जी सोर्स, यानी लाइट जो यहाँ जहाँ से निकलती, जहाँ से रेडिएशन निकलती है उसको हम कहते हैं रेडिएंट एनर्जी सोर्स। अब देखो रेडिएंट एनर्जी सोर्स क्या होता है। रेडिएंट एनर्जी सोर्स में क्या करते हैं हम कोई मटेरियल लेते हैं, सपोज ये मटेरियल है, ठीक। इस मटेरियल को हम एनर्जी देते हैं, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप इन द फॉर्म ऑफ हीट भी दे सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे एनर्जी मिलती है ना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपने घर में हीटर वगैरह देखा होगा, उसको हम देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देते हैं उसको एनर्जी। या बल्ब देखा है, बल्ब को हम एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, लेकिन वो लाइट इमिट करता है। वैसे यहाँ पे भी तो ये लाइट देता है, क्या देता है? लाइट। या मैं बोलूँगा यहाँ पे ये रेडिएशंस देता है, रेडिएंट एनर्जी देता है, रेडिएंट एनर्जी देता है। यानी मटेरियल जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। समझ में आया? तो ऐसा मटेरियल देते हैं हम। अब इस मटेरियल में होता क्या है, देखो होता क्या है। इस मटेरियल में रहते हैं ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन। सपोज ये है इलेक्ट्रॉन, ये जो मटेरियल है इसका जो इसकी जो वैलेंस शेल यानी जिन एटम्स का बना हुआ ये, उसमें जो वैलेंस शेल रहते हैं, या मैं बोलूँगा जो आउटर मोस्ट शेल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इनके ऊपर अगर हम एनर्जी देंगे, ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। इसको मैं बोलता हूँ एक्साइटेशन। क्या बोलूँगा मैं इसको? एक्साइटेशन। एक्साइटेशन इस तरह होगा। एक्साइट होने के बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में चला गया, यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब कुछ देर के बाद में जब ये वापस आता है इस ग्राउंड स्टेट में, इसको बोलते हैं हम डी एक्साइटेशन। क्या बोलते हैं? डी एक्साइटेशन। एक्साइटेशन। जब ये डी एक्साइटेशन होती है यानी इलेक्ट्रॉन इधर आता है, इसने जो ये एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है यानी पी होती है, ये जो एनर्जी है इसको वापस देनी है, क्योंकि इसने एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब की, ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइट स्टेट में चला गया। लेकिन कुछ देर के बाद में ये जो एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी जो इसने एब्जॉर्ब की, ये इसको वापस देनी है। ये जब वापस देगा तो ये आएगा एक्साइट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में। और ऐसे मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं जो ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट दे। क्या दे? इन द फॉर्म ऑफ लाइट। समझ में आया ना? यानी एब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या हीट, लेकिन वापस जब देते हैं तो वापस देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो रेडिएंट एनर्जी सोर्सेज में ये मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अब हमें जो लाइट या रेडिएशंस, मैं बोलूँगा सिंपली रेडिएशंस, हमें जो रेडिएशंस चाहिए वो चाहिए डिफरेंट टाइप की। जैसे अल्ट्रा वायलेट चाहिए, हमें विजिबल रेडिएशंस चाहिए, हमें IR रेडिएशंस चाहिए। तो उनके लिए हम अलग अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। समझ में है ना? अलग अलग मटेरियल लेते हैं, अलग अलग सोर्सेज लेते हैं, राइट। तो वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, राइट। तो ये समझ में आया आपको? मटेरियल्स में बताऊंगा आपको। और याद रखना, इतना भी याद रख लेना जाते जाते, मतलब नीचे आते आते, यहाँ पे जो ये गैप है ना, गैप, इसकी जो एनर्जी डिफरेंस, सपोज इसकी एनर्जी है पहले स्टेट की E1, इसकी एनर्जी है E2, तो इस एनर्जी गैप की जो एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा E। समझ में आया ना? तो रेडिएशन की जो एनर्जी है वो बराबर रहती है डेल्टा E के। समझ में आया ना? तो किसी भी रेडिएंट एनर्जी की जो एनर्जी है वो बराबर रहती है इसकी, यानी गैप ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, गैप कम तो एनर्जी कम, ठीक है। अगर हमें अल्ट्रा वायलेट चाहिए, अल्ट्रा वायलेट रेज के लिए ये गैप ज़्यादा होगा, मैं ऐसे लिखूँगा अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट के लिए गैप सपोज ऐसे। विजिबल के लिए गैप क्या होगा? विजिबल के लिए गैप इससे कम होगा। अगर IR के लिए चाहिए तो
गैप इससे कम, यानी ये जो एनर्जी गैप है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की, वो कम होनी चाहिए। लेकिन याद रखना, अभी मैं सिर्फ कौन से मटेरियल की बात कर रहा हूँ, सोर्स मटेरियल की, यानी जहाँ से हमें रेडिएशन निकालनी है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट, यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन का सोर्स देखेंगे कौन सा। ठीक, देखो यूवी रेडिएशन प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, हम लेते हैं एक ट्यूब, सपोज मैं यहाँ पे दिखा दूंगा आपको, एक ट्यूब बनाऊंगा मैं ऐसे, बल्ब जैसा बनाऊंगा, ठीक है। ये है एक ट्यूब, इस ट्यूब में डालते हैं हम 2 इलेक्ट्रोड्स, राइट? समझ में आया? ये है इलेक्ट्रोड्स, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक। और इसमें भरते हैं गैस इस ट्यूब में। ये गिलास ट्यूब है, मान लो ये गिलास ट्यूब, गिलास का बना हुआ। और ये जो है ये इलेक्ट्रोड्स है, ये आपको मालूम है इलेक्ट्रोड्स। और इस ट्यूब में हम भरते हैं गैस। कौन सी गैस? या तो भरते हैं हम H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, और D2 गैस यानी ड्यूटेरियम गैस, बट एट लो प्रेशर। ठीक, उसके बाद में यहां पे देते हैं हम हाई वोल्टेज, मगर स्टडी वोल्टेज, हाई वोल्टेज। समझ में आया ना? तो यहाँ पे भी जिस तरह ऊपर मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, फिर वो वापस डी एक्साइट होता है और वो रेडिएंट एनर्जी इमिट करता है। क्लियर? समझ में आया ना? यहाँ पे ये जो गिलास ट्यूब है ना, इसका जो ये एरिया, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं विंडो, इस साइड वाले को इसको बोलते हैं विंडो। और जो विंडो रहता है ना, ये लेते हैं हम क्वार्ट्ज का। किसका? क्वार्ट्ज का, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्वार्ट्ज के थ्रू पास हो सकती है। इधर से ये जो ना गिलास ये एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रेज को, लेकिन ये एब्जॉर्ब नहीं करता, इसके थ्रू ये ट्रांसमिट हो जाती है। समझ में आया ना? तो यहाँ से रेडिएशन निकलेंगे। कौन सी रेडिएशन? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये समझ में आया ना? बहुत ही आसान है। आप इससे अगर आपको यूवी रेज चाहिए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, आप लॉन्ग रेंज निकाल सकते हैं। मतलब कौन से कहाँ से कहाँ तक, मैं बोलूँगा 180 नैनोमीटर से लेके 350 नैनोमीटर तक रेडिएशंस आपको, यानी इस रेंज की, इतनी वेवलेंथ की रेडिएशंस आपको मिल जाती। ये वेवलेंथ समझ में है ना? तो बड़ी रेंज निकलती है किसकी? अल्ट्रावायलेट रेज की। क्लियर? आप जीनॉन लैंप को भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो हाइड्रोजन लैंप है या ड्यूटेरियम लैंप है। ड्यूटेरियम, ये याद रखें, D2 ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम, उसकी बात कर रहा हूँ। इस तरह से आप जीनॉन भी यूज़ कर सकते हैं, जीनॉन लैंप। लेकिन जीनॉन लैंप जो है ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसका जो रेडिएशन है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, यानी उसमें फ्लक्चुएशन आती है, जबकि इसमें फ्लक्चुएशन नहीं आती है हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम लैंप में। क्लियर? ये समझ में आया? तो ये था सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। अब हम लेंगे सोर्स ऑफ विजिबल रेडिएशंस। देखो विजिबल रेडिएशंस के लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए सिंपली हम ले सकते हैं टंगस्टन लैंप। टंगस्टन लैंप जो आप घरों में भी यूज़ करते हैं, आप के जो घरों में रहता है ना लैंप, बल्ब, पुराने जो बल्ब है, आज के CFL नहीं, तो उनको हम टंगस्टन लैंप बोल सकते हैं। ठीक है? क्योंकि उनमें भी टंगस्टन फिलामेंट रहता है। ठीक है? टंगस्टन फिलामेंट जो ये लो कॉस्ट है, या मैं बोल सकता हूँ ये इनएक्सपेंसिव है। ठीक? इनएक्सपेंसिव, और ये इमिट करता है कंटिन्यूअस रेडिएशंस, कंटिन्यूअस रेडिएशन। आप इलेक्ट्रिसिटी देते रहो, ये रेडिएशंस देते रहेगा आपको विजिबल रीजन में, पूरा एक स्पेक्ट्रम देगा। और कौन सी वेवलेंथ से कौन सी वेवलेंथ तक आपको ये रेडिएशन देगा, ये मैं बताता हूँ। ये देता आपको 350 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक
इस रेंज में, यानी पूरा विजिबल रेंज ये कवर कर लेता है। उसमें वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज वगैरह, रेड सब आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया टंगस्टन लैंप। इसके अलावा और एक, अगर आपको इंटेंस लाइट चाहिए, मोर इंटेंस लाइट, तो तब आप यूज़ कर सकते हैं कार्बन आर्क। कार्बन आर्क, कार्बन आर्क जो ये और एक सोर्स है, ये पहला सोर्स है, ये दूसरा सोर्स है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको दी जाती है। ये सबसे, ये मैं बोलूँगा ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन। अब अगर आपको इंटेंस लाइट चाहिए तब आप यूज़ करते हैं कार्बन आर्क का। ठीक है, तो ये भी कमर्शियली अवेलेबल रहता है। ठीक है, और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, बहुत कम इंस्ट्रूमेंट्स में ये यूज़ करते हैं हम, इससे भी आपको विजिबल लाइट मिल जाती है कार्बन आर्क से। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब हम लेते हैं और एक रेडिएशन सोर्स, दैट इज कॉल्ड आईआर। आईआर रेडिएशन सोर्स में बोलूँगा, आईआर रेडिएशन सोर्स। यानी अगर आपको आईआर रेडिएशन चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे? ठीक है, उसके लिए हमारे पास में दो मेन सोर्सेज हैं, दो मेन सोर्सेज, टू सोर्सेज बोलूँगा, टू मेन सोर्सेज। अब आप पूछेंगे कौन कौन सा। नंबर 1 को बोलूँगा मैं ग्लोबल आर्क, मैं बताऊँगा ये क्या रहता है। ग्लोबल आर्क, ये आर्क है जो किसी पर्टिकुलर मटेरियल का बना हुआ रहता है। इस तरह से और एक है यहाँ पे हमारे पास में, उसको बोलते हैं नर्नेस्ट ग्लोवर। नर्नेस्ट ग्लोवर, राइट। अब ग्लोबल आर्क क्या है ये पहले देखेंगे, ग्लोबल आर्क होता क्या है। देखो, ग्लोबल आर्क जो रहता है ये रहता है सिलिकॉन कार्बाइड का बना हुआ, सिलिकॉन कार्बाइड, राइट, सिलिकॉन कार्बाइड। इसका एक रॉड रहता है, मैं बोलूँगा इसको सिलिकॉन कार्बाइड रॉड। समझ में आया? इस रॉड को हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, इसको करते हैं हम हीट। हीट कितना करते हैं? हीट करते हैं अप टू, या अप्रोक्सीमेटली बोलूँगा मैं 1200 डिग्री सेल्सियस। इस पे हम हीट करते हैं, इसको इन्हें गर्म करते हैं। ठीक, और इससे क्या होता है, ये हीट करने से ये इमिट करता है रेडिएशंस, इट इमिट्स। तो क्या करता है, ये करता है इमिट रेडिएशंस। मगर कौन सी रेडिएशंस इमिट करता है ये? आईआर रेडिएशंस, ये याद रखना। ठीक है, आईआर रेडिएशंस इमिट करता है, क्लियर। और कौन सी रेंज में करता है, कौन से वेवलेंथ पे ये आईआर रेडिएशंस करता है? ये करता है 1 to 40 माइक्रोमीटर की। ठीक है, इस रेंज की ये आईआर रेडिएशंस हमें मिल जाती है, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको आ गया समझ में कि ग्लोबल आर्क क्या है। इट इज सिंपली सिलिकॉन कार्बाइड रॉड, यानी सिलिकॉन कार्बाइड जो उसका मटेरियल का बना हुआ रहता है रॉड, जिसको हम हीट करते हैं इलेक्ट्रिकली, तो वो हमें देता है लाइट। लेकिन याद रखना टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 1200 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, ये होगा एक। दूसरा हमारे पास में जो वो है नर्नेस्ट ग्लोवर। नर्नेस्ट ग्लोवर भी इसी तरह का एक मटेरियल है। नर्नेस्ट ग्लोवर में क्या लेते हैं हम? उसमें लेते हैं हम ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ जिरकोनियम। ठीक है, समझ में आया? इस तरह से इसमें इट्रियम और अर्बियम रहता है, यानी इनके ऑक्साइड्स का मिक्सचर रहता है। इट इज मिक्सचर, मैं बोलूँगा मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ जिरकोनियम, इट्रियम और अर्बियम, इनका मिक्सचर लेते हैं। इसका भी इस तरह एक रॉड रहता है। ठीक है, इसका मटेरियल का रॉड रहता है, मैं बोलूँ उसको हॉलो रॉड। इसका रहता है हमें हॉलो रॉड, हॉलो रॉड, हॉलो रॉड समझा देता हूँ मैं। ये इस तरह रहता है, मान लो ये ऐसी ट्यूब की जैसा रहता है। ठीक, यानी रॉड रहता है लेकिन अंदर से खाली, मगर बना हुआ किसका रहता है? ये
जिरकोनियम, इट्रियम और अर्बियम ऑक्साइड्स का, यानी जिरकोनियम ऑक्साइड, अर्बियम ऑक्साइड और इट्रियम ऑक्साइड का मिक्सचर रहता है। इसको जब हम हीट करते हैं, इसमें भी वैसे यही रहता है, यही प्रोसीजर रहता है। इसको जब आप हीट करते हैं ना, हीट कितना 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब आप इसको हीट करते हैं तो ये इमिट करता है, ये रॉड ये इमिट करता है रेडिएशंस। क्या करता है? इमिट रेडिएशंस, इमिट्स IR रेडिएशंस, ये याद रखना, इट इमिट्स IR रेडिएशंस। पर कब? जब आप इसको इतना हीट करेंगे 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास। क्लियर? यहाँ तक तो समझ में आया? ये बहुत ईजी है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसका रेंज क्या रहता है, यानी कौन सी रेंज में, कौन सी वेवलेंथ के रेडिएशंस देता है। ये हमें देता है 0.4 to 20 माइक्रोमीटर वेवलेंथ के रेडिएशंस। ठीक है, इस वेवलेंथ के IR रेडिएशंस हमें ये दे देता है। क्लियर? समझ में आया? और याद रखना, अब आपको मैं जनरल में बताऊंगा, ये जहाँ पे जनरल पॉइंट लिखेंगे, जब आपको अगर प्रेफर करना हो, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेफरेबल कौन है इन दोनों में से, जैसे हमारे पास में नर्नेस्ट ग्लोवर है और ग्लोबर आर्क है, तो दोनों में ज़्यादा अच्छा कौन है? तो याद रखना, दोनों में जो ज़्यादा अच्छा है ग्लोबर आर्क, ग्लोबर आर्क इज मोर स्टेबल। ठीक है, इज मोर स्टेबल सोर्स या मोर कॉमन सोर्स भी बोल सकते हैं। इसको हम सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्लियर? यहाँ तक तो समझ में आया ना? ठीक है। अब अगर मैं आपसे समराइज, मतलब पूरी समरी पूछूं, आपसे पूछूं कि विजिबल के लिए कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बोलेंगे इनकैंडिसेंट टंगस्टन लैम्प, है ना, विजिबल के लिए। इनकैंडिसेंट लाइट मीन्स जहाँ पे लाइट के साथ में हीट भी निकलती हो। अगर आप बल्ब देखेंगे पुराने, तो वो जब हम ऑन करते कुछ देर के बाद में लाइट तो देते रहते हो, लेकिन कुछ देर के बाद में वो गर्म भी हो जाते हैं। ठीक है, और हम डायरेक्ट अगर हाथ लगाएंगे तो हमारा हाथ कभी जल भी जाता है। ठीक है, समझ में आया ना? तो ये होगा एक। दूसरा, अगर आपसे पूछूं मैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, तो आप क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम लैम्प। अगर मैं आपसे पूछूं IR और IR के लिए कौन सा सोर्स है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे इसके लिए ग्लोबर आर्क और नर्नेस्ट ग्लोवर है, ये दो तरह के सोर्सेज हैं। इस तरह से माइक्रोवेव्स के लिए हम यूज़ करते हैं क्लिस्ट्रॉन, लेकिन वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ इन दोनों से मतलब है। क्लियर? आई होप ये जो सोर्स है ये आपको समझ में आया होगा कि सोर्स का मतलब क्या है, सोर्स जहाँ से लाइट निकलती है, और हम ये सोर्स किस तरह बनाते हैं, कैसे कैसे मटेरियल्स का बनाते हैं, ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है।